नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि हमने प्लेलिस्ट बनवा रखी है। आप प्लेलिस्ट में शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। आपको अच्छे से तथ्यों का जो है वो समझ में आएंगे, क्योंकि आप इस समय आधुनिक काल में जुड़ रहे हैं। उससे पहले आपको पता ही नहीं होगा, अगर नहीं कभी पढ़े होंगे या बहुत समय पहले पढ़ा होगा। तो हमने एक क्रमबद्ध रूप में आपको क्लासेस दिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने शुरू किया है। साथ ही जो कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप वहां से अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे पास आएगी, फिर वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट लेफ्ट होके जा रहे हैं वो ध्यान रखिए कि आगे आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। आप दोबारा रिक्वेस्ट भेज देंगे लेकिन इधर से आपको फिर ऐड नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप अच्छे से समझ के तभी ग्रुप से लेफ्ट होइएगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तथ्यों को भी अगर परीक्षा की तिथि कभी कोई निर्धारित हो जाती है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत ज़्यादा जब हमें लगेगा कि हम नहीं क्लासेस दे पाएंगे तो हम PDF के रूप में आपको नोट्स प्रोवाइड भी कराएंगे। अभी क्या है कि कुछ जो कवियों की पंक्तियां हैं या आलोचकों के कथन हैं कवियों के विषय में, वही हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ विलम्ब है जिसकी वजह से अभी नहीं पहुंच पा रही हैं चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे पहुंच जाएंगी। चलिए बात करते हैं आपकी। आप फीडबैक क्यों नहीं देते हैं? आप अपने मन से थोड़ा सा पूछिए कि एक व्यक्ति जो हमसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली है उसने, और निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सारे तथ्यों का संकलन एक इतने अच्छे क्रम में दे रहा है। क्योंकि मैं जब कमेंट देख पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि जो आपके प्रबंधक महोदय हैं वही सब देखते हैं, लेकिन मैं जब कभी देख पाती हूँ कुछ तथ्यों को तो मुझे अच्छा भी लगता है। आप जैसा पढ़ना चाह रहे थे वैसा हम आपके लिए तथ्यों का संकलन लेके आ रहे हैं। तो जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं आपसे कि हाँ आप हमारे अपना जो आपका अपना परिवार है DS एकेडमी, आप इसको बड़ा कीजिए और साथ ही आपको जो भी उचित लगता है आप कमेंट कीजिए। आपने पूरी आधे घंटे की 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की आपने क्लास ली है। आप सोचिए उस 35-40 मिनट में मैंने कितना लिखा है, कितना आपको समझाया है। तो आप भी 1 मिनट लगा, आप भी 1 मिनट निकाल के, इतनी भी जल्दी क्या है, गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं तो थैंक्स ये लिख दीजिए। उससे क्या है कि हमें ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। और बाकी निसंकोच रहिए सभी कि क्लास कोई बंद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए इस समय बात करते हैं भारतेंदु जी पे। भारतेंदु जी से इससे पहली वीडियो में भी हमने भारतेंदु जी को देखा था। उनका समय, जन्म या वो कब से कब तक रहे, कौन कौन सी पत्रिकाएं, कौन सी संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, और उसी के साथ में उनका जो काव्य भाग था वो हमने देख लिया है बहुत विस्तृत रूप में। जितना परीक्षा उपयोगी था उतने तथ्य हमने देखे हैं। अगर कोई कथन कहीं से छूटेगा तो वो आपको जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य की नाटक की जो पंक्तियां दी जाएंगी उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे शुक्ल जी ने उनके विषय में कुछ कहा है या और किसी समीक्षक ने कुछ कहा है, तो वो जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य पंक्तियां, नाटक के महत्वपूर्ण कथन, जो भी विशेषताएं रहेंगी वो हम देंगे, उस समय उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखे गए निबंध, उनके निबंधों की विशेषताएं जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, और इसी के साथ में हम देखेंगे उनके उपन्यास, क्योंकि नाटक हम इसमें नहीं देखेंगे। नाटक की हम एक वीडियो लेके आएंगे अलग से, ठीक है। चलिए बात करते हैं भारतेंदु जी के निबंधों पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध, देखिए मूलतः जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटककार के रूप में उनको ख्याति प्राप्त है। मूलतः जो है भारतेंदु जी नाटककार हैं, ना कि कवि हैं, ना निबंधकार हैं, ना आलोचक हैं। हालांकि शुक्ल जी हैं, बाकी भी और समीक्षक हैं, उन्होंने निबंधकार भी माना है, पहला आलोचक भी माना है। आलोचक किस विशेषता से माना है ये भी आगे बताएंगे। तो ये तथ्य रहे हैं, लेकिन मूलतः जो है वो नाटककार हैं, ठीक है। पत्रकार भी हैं। चलिए समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। इन्होंने लगभग 200 से अधिक ही निबंध लिखे हैं।
ठीक है। अगर निबंधों की संख्या वैसे इनसे पूछी नहीं जाएगी, जहाँ पे पूछने वाला प्रश्न होता है वहीं पे पूछा जाता है, जैसे कि आपके प्रेमचंद जी की कहानियाँ पूछी जाती हैं। नाटक पूछे जाएंगे, इनके कितने नाटक हैं, कितने अनुदित हैं, कितने मौलिक हैं, इस तरह से प्रश्न बनेगा। कितनी काव्य इन्होंने कितनी काव्य रचनाएं की हैं, तो वो 70 है, वो इतिहास ग्रंथ में अंकित है 70 है। ठीक है, तो इन्होंने 200 के लगभग निबंध लिखे हैं। देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को पहला निबंधकार माना है। क्या माना है? पहला निबंधकार। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी के साथ में बात करते हैं डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल एक समीक्षक हैं। उन्होंने भारतेंदु के निबंधों को क्या किया है? संपादक के रूप में संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध, किस नाम से? तो भारतेंदु के निबंध शीर्षक नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया है। किसने? डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जी ने। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जी ने किसके निबंधों का संकलन किया है? भारतेंदु के। किस नाम से किया है? तो भारतेंदु के निबंध नाम से, ना कि भारतेंदु ग्रंथावली, ना भारतेंदु निबंधावली, भारतेंदु के निबंध के नाम से इन्होंने किया है। महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको कराया है। बात करते हैं इनके प्रमुख निबंध। अभी यहाँ पे हम एक विशेषता रूप में इनके निबंधों को देखेंगे, जो कुछ बचेंगे उनको अलग से भी देखेंगे। बात करते हैं पुरातत्व संबंधी निबंध। इनकी जो निबंधों की कैटेगरी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए आगामी परीक्षाओं में कब परीक्षा कठिन हो जाए, इसीलिए हमें लगता है कि इस तरीके से ना हम इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे, तो उसी तरह हम तथ्यों को लेके आते हैं। बात करते हैं पुरातत्व संबंधी जो भारतेंदु जी के निबंध हैं, उनमें है आपका रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका। काशी, मणिकर्णिका दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि मणिकर्णिका करके एक रचना और मिलती है, वो है दलित रचना है, आत्मकथा में मानी जाती है तुलसीराम की, मूर्धैया और मणिकर्णिका। पहला भाग मूर्धैया है, दूसरा मणिकर्णिका है। तो मणिकर्णिका नाम से 2 रचनाएं हैं। भ्रमित करने के लिए हो सकता है एक्सपर्ट यहाँ से भी प्रश्न रख सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़े रहते हैं, जैसे कि मणिकर्णिका निबंध है। अब आपने बहुत तेज़ी के साथ में मस्तिष्क में बैठा रखा है कि मणिकर्णिका तुलसीराम दलित रचना है, आत्मकथा है, मूर्धैया और मणिकर्णिका। उसी के साथ में क्या होगा कि एक्सपर्ट थोड़ा सा भी अगर सचेत हुआ तो उसको लगेगा कि भ्रमित करने वाली रचना है, वो सीधे से ले प्रश्न बना देगा। मणिकर्णिका निबंध के निबंधकार हैं। अब वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम अचानक से पढ़ के निकल जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तब आप सोचेंगे कि अरे ये तो आत्मकथा पढ़ी थी, ये निबंध कहाँ से आ गया। फिर आप अनायास किसी को विकल्प में ढूंढेंगे। इससे अच्छा है भारतेंदु जी को यहाँ पे पढ़ लो, यही विकल्प में विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण हैं। इतिहास संबंधी निबंध। इतिहास संबंधी निबंधों में यदि बात करें तो कश्मीर कुसुम महत्वपूर्ण है। बादशाह दर्पण प्रश्न बन चुका है। उदयपुर उदय पढ़ के छोड़ सकते हो। बात करते हैं धर्म संबंधी निबंध। भारतेंदु के जो धर्म से संबंधित जो उन्होंने लिखे हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें है तदीय सर्वस्व महत्वपूर्ण है, वैष्णवता और भारतवर्ष दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं कला संबंधी निबंध, दोनों ही महत्वपूर्ण है, संगीत सार और जातीय संगीत। संगीत और जातीय संगीत, जायज़ सी बात है, संगीत भी कला है। ठीक है, संगीत को कला के रूप में यदि देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जातीय संगीत और संगीत सार किससे संबंधित हैं? कला से संबंधित हैं। बात करते हैं यात्रा संबंधी। ये ड्राइंग वाली कला नहीं है, ये व्यक्ति के अंदर जो कला होती है, किसी को गायन शैली की कला है, किसी की ड्राइंग बनाने की कला है, मेरी पढ़ाने की शैली है, आपकी किसी और काम करने की हॉबी होगी, तो वही कला, प्रतिभा जिसको बोलते हैं, तो उससे संबंधित कौन सी है? संगीत सार और जातीय संगीत। यात्रा संबंधी में बात करें तो बैजनाथ की यात्रा, बैजनाथ की यात्रा इन्हीं का निबंध है। जीवन चरित्र संबंधी भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। हालांकि इन्होंने अपना उपन्यास जो है वो भी जीवनी परक लिखा है। यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने जो जीवनी परक निबंध लिखे हैं। जयदेव का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सूरदास का जीवन चरित्र थोड़ा सा देख सकते हो। फातिमा बीबी और 5वें पैगंबर, ये दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं। 5वें पैगंबर प्रश्न बन चुका है, फातिमा बीबी से भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय भावना संबंधी निबंध, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय मतलब एक तरीके से राष्ट्र के लिए जो भक्ति भावना के निबंध लिखे हैं वो कौन से हैं? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हालांकि ये पूरा निबंध माध्यमिक की किसी क्लास में लगा हुआ है, शायद 12वीं क्लास में कि 11वीं क्लास में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ऋतु संबंधी निबंध। तो ऋतुओं के उसमें देखें तो बसंत है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा काल है। तो ये सारे जो हमारी ऋतुएं होती हैं 6 ऋतुएं, तो
उनसे संबंधित हैं। हास्य व्यंग्य में आपने इससे पहली क्लास में हमने देखा था, जब हम भारतेंदु को शुरू कर रहे थे तो हास्य व्यंग्य प्रधानता हमने देखी थी भारतेंदु युग की विशेष प्रवृत्ति में। तो इसमें क्या है कि कंकड़ स्त्रोत है, अंग्रेज स्त्रोत है। अंग्रेज स्त्रोत आपको याद रखना है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। साहित्य संबंधी में बात कर ले तो हिंदी भाषा और नाटक, हिंदी भाषा और नाटक आपको दोनों याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्लास को शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए, कमेंट करने में, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। जब आप क्लास लेने आते हो क्लास को लाइक करो, उसके बाद में आनंद के साथ में पूरी क्लास देखो, और जो उसके बाद आपको लगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न किया गया है या जो भी है, तब आप हमें वहाँ पे वो दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके कुछ अन्य निबंधों में है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अन्य निबंधों में है होली, त्योहार, इसी के बाद में है श्रुति रहस्य, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, अपव्यय, एक अद्भुत, एक अद्भुत, अपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ठीक है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का, अगला है, क्रम आप अपने से डाल लीजिएगा। अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों से जी क्यों नहीं लगता, से जी क्यों नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करें तो जाति विवेचनी सभा, जाति विवेचनी सभा, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, इनके जो निबंध हमने देखे थे, इनके विषय में थोड़ी सी विषय वस्तु देख लेते हैं। भ्रूण हत्या निबंध है इनका, तो भ्रूण हत्या विशेष तथ्य लिख लीजिए, नहीं आप घूमेंगे फिर कि मैम ने क्या लिखा दिया। देखिए, आपको एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि आपने कितना पढ़ रखा है, उसके बाद भी हम आपको जीरो से लेके चल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए। भ्रूण हत्या स्त्री समाज के उत्थान से संबंधित है, के उत्थान से संबंधित है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता, हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण किया गया है, में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण किया गया है, का चित्रण किया गया है। इनके जो कथन रहेंगे वो हम आपको पीडीएफ में देंगे, ठीक है। सूर्योदय इनका भावात्मक निबंध है, इनका भावात्मक निबंध है। पुनः कह रहे हैं कि वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे नहीं, ठीक है। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में, भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में नाटक के लिए उपयोगी, नाटक के लिए उपयोगी
नाटक अथवा दृश्य काव्य उपयोगी नाटक अथवा, इसी का दूसरा नाम है दृश्य काव्य, दृश्य काव्य नामक महत्वपूर्ण निबंध लिखा था। आगे बात कर लेते हैं एक अभूतपूर्व स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न में जो निबंध है, इसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यहीं पे नोट कर लीजिएगा, निबंध के बाद में आलोचना आती है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। पूरी विशेषता यहीं पे है, प्रथम आलोचक माना जाता है। इसी के साथ में देखते हैं आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदुकृत नाटक 1883 ईस्वी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे क्लियर करते हैं तथ्यों को। बात कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों की। आज हम इस क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो संपूर्ण नाटक और उपन्यास हैं उनको देखेंगे। उपन्यास में बहुत ज़्यादा इनको ख्याति प्राप्त नहीं है, लेकिन निबंध, नाटक और काव्य में बहुत ज़्यादा ये अग्रणी रहे हैं। आलोचना के क्षेत्र में भी, क्योंकि भारतेंदु युग से ही इन चीज़ों का प्रस्फुटन हुआ है, बीज अंकुर हुआ है, तो इनको ही श्रेय दिया जाता है। निबंधों में बात करें तो पहले हमने देखे थे जो विभाजन के आधारित थे, मतलब जो एक विशेष पृष्ठभूमि पर आधारित थे। अन्य में बात कर लेते हैं होली, इनका निबंध है। ऋतु रहस्य, त्योहार, सूर्योदय महत्वपूर्ण है, पढ़ के रखिएगा, अपव्यय नहीं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न महत्वपूर्ण है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों का हिंदुस्तानियों से जी नहीं लगता, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति इसमें आई है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। जाति विवेचनी सभा नहीं, वैद्यनाथ आप पढ़ के रहिएगा। बात कर लेते हैं निबंधों के संदर्भ में विशेष तथ्य की, तो इसमें है भ्रूण हत्या, इनका निबंध है भारतेंदु जी का भ्रूण हत्या। ये इन्होंने लिखा है स्त्रियों से, ये स्त्रियों के उत्थान से, यानी कि स्त्रियों का, या कहें ये जो आपका होता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो नारे हैं या बेटी बचाओ की जो प्रथा है, इस पर ये आधारित है। क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं निबंधों में, भारतेंदु के निबंधों में, यानी कि 1850 के बाद, यानी कि 1870 से 85 के बीच की बात है, या 75 से 85 के बीच की भी हम बात कह सकते हैं। तो उस समय क्या था कि अब तो जांच हो जाती है कि लड़का है कि लड़की है, एक तरीके से कहें तो भ्रूण की जांच हो जाती है गर्भावस्था में ही। अब क्या है, अब हो जाती है, लेकिन उस समय क्या था कि जांच नहीं होती थी। अब जब देखा जाता था कि लड़की हुई है तो उसको कहीं ना कहीं मार दिया जाता था। जैसे कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा अभी भी इन चीज़ों को चलता है कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं होना चाहिए। हालांकि हर कोई समाज में के रूप में अगर देखें तो हर कोई कहता तो है कि बेटी हुई है अच्छी बात है, लेकिन जब अपने घर होती है तो उसको कहीं ना कहीं दुख होता है। ये अभी भी मानसिकता लोगों के विचारों में, अभी भी मानसिकता में ये विचार उनके चलते हैं।
तो कहीं ना कहीं भारतेंदु जी ने भी ये लिखा था भ्रूण हत्या। और ये स्त्री समाज, यानी कि यहाँ पे जब देखते थे कि किसी के बेटी हुई है तो फिर उसका था कि जैसे भी वो बच्ची हुई है वैसे ही उसको मार दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि बेटा क्यों नहीं हुआ। तो इस पर आधारित है ये इनकी भ्रूण हत्या, ठीक है, नाम स्पष्टली उन्होंने भ्रूण हत्या दिया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। इसमें क्या किया है भारतेंदु जी ने कि अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण किया है कि हमने कहा था हास्य व्यंग्य प्रधान था, तो इन्होंने निबंध भी इस तरह लिखे हैं और उन निबंधों में जो अंग्रेज हैं उनकी भर्त्सना की है। और फिर वही लिख देते हैं कि हिंदुस्तानियों से अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं लगता। कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद है, एक तो भाषाई मतभेद है, क्षेत्रीय मतभेद है, ऊपर से वो हम पे शासन कर रहे हैं, ये भी एक मतभेद है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के मतभेद थे जिनका वर्णन भारतेंदु जी ने निबंध में किया है। आगे बात कर लेते हैं सूर्योदय, महत्वपूर्ण बताया था सूर्योदय इनका भावात्मक निबंध है। किस प्रकार का निबंध है, श्रेणी पूछी जा सकती है, भावात्मक निबंध है। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में नाटक के लिए, नाटक जिसकी ये थिएटर वगैरह की भी स्थापनाएं हुई हैं, नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य, इनका जो नाटक है उसका नाम है नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। कब लिखा था, 1883 में। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो नाटक है वो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, वो भारतेंदु जी का निबंध है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, बात कर ले, थोड़ा सा बता दें, मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध की जब बात आती है तो उन्होंने उपन्यास नाम से निबंध लिखा है। हम सोचते हैं किस नाम से लिखा है, तो उन्होंने निबंध नाम, उपन्यास नाम से निबंध लिखा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसी तरह भारतेंदु जी ने नाटक नाम से निबंध लिखा है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। भारतेंदु जी ने किस रचना में, किस निबंध में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उस समय की, उस पर किस रचना में व्यंग्य किया है, तो वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। देखिए, जब हम शिक्षित होते हैं तभी हम स्वप्न देखते हैं कुछ ना कुछ बनने का। जैसे कि अब आप हैं, आप शिक्षित हैं, तो अब आपका लक्ष्य है कि आपको शिक्षित होना, मतलब एक सर्विस पानी है, ठीक है। तो किस लाइन में, शिक्षा विभाग में। तो यही है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये वर्तमान शिक्षा पद्धति पर को दर्शाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है, ठीक है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1883। देखिए, ये जो नाटक है भारतेंदु जी का, ये निबंध है, लेकिन कैसा निबंध है, अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो ये समीक्षात्मक निबंध है। जब हम मुख्य रूप से निबंधों में पहुंचेंगे तब हम निबंध की कैटेगरी किस किस श्रेणी में कैसे कैसे आते हैं वो सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये समीक्षात्मक निबंध है, यानी कि आलोचनात्मक भी निबंध इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद भारतेंदु जी के उपन्यासों पे चर्चा करते हैं। चलिए, बात करते हैं भारतेंदु के उपन्यास। हिंदी में नोवेल के अर्थ में, नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में अपनी अपूर्ण रचना मालती रचना है इनकी, तो मालती के लिए किया था, मालती के लिए किया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा,
पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ये उपन्यास है इनका। यह सामाजिक उपन्यास है, यह सामाजिक उपन्यास है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आनंद विग्रह की, आनंद विग्रह की लड़की है। पूर्ण प्रकाश जो नायक है वो है पूर्ण प्रकाश, लखनऊ के कैनिंग कॉलेज, कैनिंग कॉलेज का छात्र है। कैनिंग कॉलेज का छात्र है। यह उपन्यास व्याख्यात्मक शैली में लिखा गया है। यह उपन्यास व्याख्यात्मक शैली में लिखा गया है। दिखाई ना दे वो, इस पे ध्यान दीजिएगा। अन्य में बात कर लेते हैं जो अन्य उपन्यासों में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो है लीलावती, लीलावती, सावित्री, सावित्री चरित्र, और इसी के साथ में है सुलोचना, और सुलोचना के बाद में है रामलीला। ठीक है, इसी के बाद में कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह इनकी भारतेंदु की अपूर्ण रचना है। यह इनकी भारतेंदु की औपन्यासिक, यानी कि उपन्यास है एक तरीके से, औपन्यासिक ढंग की जीवनी है। यानी कि इसमें ये जो भारतेंदु जी की ये रचना है, इसमें भारतेंदु जी का जीवन परिचय कहीं ना कहीं हमें मिलता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, ये थे भारतेंदु जी के निबंध, वो क्षमा कीजिएगा उपन्यास। यहाँ पे भारतेंदु जी के उपन्यास कंप्लीट होते हैं। देख लेते हैं उपन्यासों में हिंदी में नॉवेल के अर्थ में, हिंदी में जो नॉवेल का अर्थ है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का, यानी कि नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु ने कब किया था? 1875 में। कब किया था? 1875 में। किस तरह? तो ईस्वी में हरीशचंद्र चंद्रिका, ये इनकी पत्रिका थी हरीशचंद्र चंद्रिका। बताइएगा कमेंट करके कि हरीशचंद्र चंद्रिका, हरीशचंद्र मैगजीन से किस समय व कौन से अंक से इसका नाम परिवर्तित हुआ था। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आप आराम से कमेंट करके जाएंगे। मैं अपनी अपूर्ण रचना, इनकी अपूर्ण रचना कौन सी थी? मालती। और इस मालती के लिए ही इन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न कैसे बनेगा? भारतेंदु ने अपनी किस रचना के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था? मालती। मालती भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक ऐसी रचना है, अपूर्ण रचना है। देखिए, भारतेंदु से अपूर्ण रचनाओं में प्रश्न बहुत ज़्यादा बन सकता है। क्यों? क्योंकि इनके नाटक भी कुछ अपूर्ण हैं, यहाँ पे भी हमने देखी हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकता है कि मालती को ही विकल्प में रख दें। आप कहेंगे मालती तो भारतेंदु की रचना है ही नहीं। मालती तो अगर आप थोड़ा सा नहीं विस्तृत पढ़े हुए होंगे तो आप गोदान पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम तथ्यों को कोरिलेट करते हैं। तो मालती के लिए किया था। बात कर लेते हैं उपन्यास की। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, इनका उपन्यास मिलता है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, यह एक सामाजिक उपन्यास है। चंद्रप्रभा जो है वो आनंद विग्रह की पुत्री होती है, यानी कि उसकी लड़की होती है। पूर्ण प्रकाश कौन होता है? ये लखनऊ के कैनिंग कॉलेज का छात्र होता है। यह उपन्यास व्याख्यात्मक शैली में लिखा गया है।
उपन्यास में क्या होता है कि जैसे कि ये पूर्ण विग्रह, आनंद विग्रह है, चंद्रप्रभा का जो पिता है आनंद विग्रह, और गुणमंजरी आपकी जो चंद्रप्रभा है इसकी माँ होती है। ये क्या करता है कि ढूंढीराज से जब इसको पता चलता है आनंद विग्रह को पूर्ण प्रकाश के और चंद्रप्रभा के प्रेम प्रसंग के बारे में, तो वो ढूंढीराज से अपनी पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव कर लेता है कि अब मुझे इससे अपनी बेटी का विवाह करना है। ये बात जब गुणमंजरी चंद्रप्रभा की माँ होती है उसको पता चलता है, तो वो क्या करती है, अपने भाई से मिलकर, यानी कि चंद्रप्रभा के मामा से मिलकर चंद्रप्रभा का और पूर्ण प्रकाश का विवाह करा देती है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मातृत्व का इसने दिखाया गया है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करती है। ठीक है, बाकी तो समाज बहुत विसंगतियों में चल रहा है। बात कर लेते हैं अन्य उपन्यासों में, तो लीलावती, सावित्री चरित्र, सुलोचना और रामलीला। सुलोचना आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, ठीक है, और जो कैंडिडेट पहले से पढ़े हुए हैं बताइएगा सुलोचना किस लेखक की पत्नी का नाम है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साहित्य के क्षेत्र में उनका जिक्र कई बार आया है। अगर आप ने कुछ सहायक पुस्तकें पढ़ी हैं तो आप पक्का कमेंट करेंगे कि सुलोचना किसकी पत्नी का नाम है, किस लेखक की, किस कथाकार की, किस समीक्षक की, किस रचनाकार की पत्नी का नाम सुलोचना है। ठीक है, तो सावित्री चरित्र, लीलावती और रामलीला, सुलोचना, ये भारतेंदु के उपन्यासों में हमें मिलते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह इनकी अपूर्ण रचना है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, देखिए ये भी अपूर्ण है, ये भी अपूर्ण है। नाटकों में तो इनके कई नाटक अपूर्ण हैं, जब अभी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। यह इनकी औपन्यासिक ढंग की जीवनी है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास है, लेकिन इस उपन्यास में भारतेंदु जी ने अपना जीवन परिचय दिया है, यानी कि ये इनका जीवनी परक है। इसमें इन्होंने, देखिए जीवनी परक उपन्यास हम उसको कहेंगे जैसे कि हमने किसी दूसरे की जीवनी परक उपन्यास लिखा है। जैसे कि बात करें अमृतलाल नागर की खंजर नयन है, मानस का हंस है, तो इस तरह के जब उपन्यास आते हैं तो वो जीवनी परक उपन्यास होते हैं। लेकिन ये औपन्यासिक ढंग का है, औपन्यासिक ढंग की जीवनी है। भारतेंदु ने स्वयं की अपने इसमें जीवन का विवरण दिया है, अपना जीवन परिचय इसमें दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नाटकों को अगर इसमें शुरू करते भी हैं, श्री गणेश करते भी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नाटकों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से भी पढ़ेंगे और थोड़ा तेज़ी के साथ में हम पढ़ेंगे। तो अगली क्लास के लिए जो भी आपके पास कोई सहायक किताब हो, मूल पुस्तक हो, आप भारतेंदु के नाटक पढ़ के रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नाटक पढ़े हुए रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कितना अधिक आपको दे रहे हैं। आप किसी भी कोई सहायक की पुस्तक हो, मूल पुस्तक हो, आप उससे पढ़ के रखिए। उसके बाद में फिर हम आपको जो आपके नाटक हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक कमेंट यहाँ पे कर भी देते हैं हम आपसे कि जो भारत दूरदर्शन नाटक है उसका जो विस्तृत थोड़ा सा भी अध्ययन रहेगा, जो हमारे झारखंड से हमारे साथ में कुछ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वो हम 2-3 दिन में ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो थोड़ा सा भी उसका अंश होगा वो हम परीक्षा उपयोगी जो होगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे आपको हैंड रिटन के माध्यम से। यहाँ पे सिर्फ हम एक तीव्रता के साथ में पढ़ के निकलेंगे, हर नाटक को पढ़ेंगे, उसकी विषय वस्तु पढ़ेंगे और जितना आवश्यक होगा अभी फ़िलहाल हम उतना पढ़ेंगे। बाकी जब हम विशेष रूप से नाटकों को, उपन्यासों को, मतलब रचनाओं को एक बार पढ़ाएंगे, विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं उनको भी हम एक बार पढ़ाएंगे, तो उस समय उनकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी है, परीक्षा उपयोगी है, लाभप्रद है, लाभदायक है आपके लिए, तो क्लास को शेयर कीजिए। जो भी उचित लगे कमेंट कीजिए, क्लास लेने आते हो लाइक कीजिए, उसके बाद क्लास देखा कीजिए, जितना हो शेयर कीजिए। फीडबैक देने से पीछे ना हटिए। जब हम आपको इतना बढ़िया मैटर फ्री में देने से पीछे नहीं हट रहे हैं तो फिर आप कमेंट करने से पीछे क्यों हटते हो भाई? शेयर करने में आपका क्या जा रहा है? आप कमेंट करेंगे आपका कुछ नहीं जाता, लाइक करेंगे आपका कोई पे नहीं कटेगा, आप क्लास को शेयर करेंगे ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा हमें सहयोग मिल जाएगा और आपके हम आभारी रहेंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में भारतेंदु के नाटकों के साथ। इंतज़ार ना कीजिएगा, पढ़ के देखिए फिर आनंद लीजिएगा कि हाँ वास्तविकता में भारतेंदु के जितना हमने कल्पना नहीं की थी
उससे ज़्यादा हमें DS एकेडमी ने दिया है। वैसे तो हम कहते नहीं हैं क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।